नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज। मानस खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। राजधानी देहरादून में आपदा प्रबंधन की बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में हुए शामिल। मानसून 2025 की तैयारियों के विस्तार पर हुआ मंथन। मुख्यमंत्री धामी ने किया कृषि संकल्प अभियान की शुभारंभ। 29 मई से 12 जून तक प्रदेश भर में चलेगा कार्यक्रम। किसानों से संवाद कर तैयार होगा नवाचार का डॉक्यूमेंटेशन। में श्रद्धा से मनाया गया गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस। सिख समुदाय ने छबील लगाकर बांटा ठंडा मीठा शरबत। सेवा और समर्पण की मिसाल बना छबील दिवस। अंकिता भंडारी मामले में कांग्रेस ने उठाए सवाल। करण महारा बोले सरकार वीआईपी का नाम भी बताए, साक्ष्य मिटाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। उत्तराखंड में कोरोना के 5 और मरीज मिले। ऋषिकेश एम्स के 2 डॉक्टर और एक स्टाफ नर्स पॉजिटिव, एक्टिव केस 6 हुए। और प्री मानसून की बारिश से मई में दूसरी बार गिरा पारा। 6 डिग्री आई कमी, गर्मी से मिली राहत। लोगों ने ली राहत की सांस। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की राजनीति फिर एक बार भूचाल आ गया है। साल 2016 में भूचाल लाने वाले चर्चित दल बदल प्रकरण और उसी दौरान सामने आए स्ट्रिंग मामले में अब सीबीआई पूरी तरीके से एक्शन मोड में आती दिख रही है। इस बहुचर्चित मामले की जांच में तेजी लाते हुए सीबीआई ने दल बदल करने वाले तत्कालीन विधायकों और अन्य संबंधित नेताओं को समन भेजना शुरू कर दिया है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इनमें से कुछ नेताओं से पूछताछ भी की जा चुकी है, जबकि बाकी को अलग अलग तारीखों पर तलब किया गया है। वहीं राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने शासकीय कार्यों का हवाला देकर फिलहाल पेश होने से इनकार कर दिया है। उन्हें गुरुवार को तलब किया गया था। वहीं इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि सीबीआई केस का जिन्न बोतल से बाहर आने का मतलब हरदा की न्याय यात्राएं निशाने पर हैं। हरदा की न्याय यात्रा बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश है, जिसका तीर सही निशाने पर लग रहा है, क्योंकि उनकी यात्राओं की गूंज यहां से लेकर दिल्ली बीजेपी हाईकमान तक पहुंच रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। वर्ष 2016 में बदल की धमाचौकड़ी के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग वीडियो सामने आया था, जिसमें वह विधायकों को पार्टी में बनाए रखने के लिए टॉप अप देने और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए आंखें बंद करने जैसी बातें करते नजर आए थे। इस वीडियो ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था और पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। मामले की गंभीरता तब और जब तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि बाद में उन्होंने इस शिकायत को वापस लेने के लिए अर्जी देनी पड़ी थी, लेकिन इस पर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भी 21 मई को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन वह निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने सीबीआई अधिकारियों को इस बारे में पूर्व में ही सूचना दे दी थी। संभावना जताई जा रही है कि वह शीघ्र ही दिल्ली जाकर बयान करवा सकते हैं। इसी मामले में एक बीजेपी विधायक से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, जबकि बाकी विधायकों और नेताओं को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि दल बदल करने वाले कुछ विधायक वर्तमान में सरकार में मंत्री हैं, जबकि कुछ भाजपा में विधायक के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ये बोतल में से जेल की तरह बाहर आता रहेगा मामला जब जब हरीश रावत जी यानी हरदा सक्रिय होंगे। ऐसे में मुझे लगता है हरीश रावत जी की ये जो न्याय यात्रा है, भाजपा के झूठ का पर्दाफाश है, भांडाफोड़ है, उसका तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। उनकी यात्राओं की गूंज यहां से लेकर दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है और भाजपा का हाई कमान अब हरीश रावत जी का ये जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है उसको थामने के लिए फिर से उन्होंने बोतल से जिन निकाल दिया सीबीआई जांच का, और कुछ ना कुछ वो अब चुनाव तक लगातार इसमें करते रहेंगे ताकि हरीश रावत जी की जो एनर्जी है वो इस सीबीआई केस में लग जाए और वो अपने क्षेत्र में सक्रिय न रह सके, जिससे कि भाजपा को चुनाव में नुकसान ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं रावत जी जब जब सक्रिय होते हैं तब तब आपको सीबीआई केस जिनकी तरह बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कितना खौफ और डर और भय हरीश रावत जी का भाजपा के दिल में है, ये इससे साफ परिलक्षित होता है। सीबीआई को अपनी जांच
पुख्ता तरीके से करनी चाहिए और सभी नेताओं की जो उसमें भागीदारी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं या कांग्रेस में वो पहले थे, सबकी भागीदारी बतानी चाहिए, जनता के सामने लानी चाहिए। केवल हरीश रावत का बयान सबने सुना, इन्होंने कैसे साजिश रची? क्या ये लोग सरकार में सरकार को बदनाम कर रहे थे? क्या ये खरीद फरोख्त की बातें करते थे या ये खरीदे बेचे जाते हैं? तो ये चीजें सीबीआई को देखना चाहिए कि सारी बातें उत्तराखंड क्रांति दल में ये देखता है कि इस प्रदेश में हो क्या रहा है। हमें सीबीआई के पास तो हम ये चाहते हैं कि बड़ी एजेंसी पर, हम देश की सबसे बड़ी एजेंसी पर ये मामला है और इसको सीबीआई को उजागर होना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी। क्योंकि हरीश रावत केवल ये दिखता तो है कैमरे में कि हरीश रावत जी बोल रहे हैं मैं आग बंद कर लूंगा, आप लूटो जितना उत्तराखंड को लूटो, लेकिन लूटने वालों में कौन है? लूटने वाले में वही लोग हैं जिन्होंने साजिश की है। तो जो लोग साजिश करता है उनके भी सीबीआई को उनके पत्ते भी खोलने चाहिए, उनका चेहरा भी खोलना चाहिए और उन्होंने क्या क्या काम किया है उसको खोलना चाहिए। ये पाप किए हैं, जब तक सार्वजनिक जीवन में रहेंगे तो सामने आते रहेंगे। आज फिर वही स्थिति है, क्योंकि नोटिस गया है तो वो लोग अपनी बात कहेंगे। लेकिन पूरे उत्तराखंड ने देखा है कि कैसे पूरे उत्तराखंड को अपनी सरकार को बचाने के लिए दांव पे लगा रहे थे। ये तो भला हो इस प्रदेश की जनता का कि उन्होंने कांग्रेस से निजात पा लिया और आज भाजपा की सरकार है, तो ये पूरा उत्तराखंड जो है चौराहे पर खड़ा हो। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आदि कैलाश यात्रा के दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि लाखों करोड़ों देशवासियों को यह परम विश्वास है कि भाजपा की झूठ, लूट और फूट की सरकार है। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने 2 झूठ बोलकर सत्ता हासिल की। त्रिवेंद्र सरकार हो या धामी की सरकार हो, ये दोनों सरकारें झूठ के गर्भ से पैदा हुई हैं। पहली सरकार कहती है कि कांग्रेस की सरकार ने जुम्मे नमाज की छुट्टी कर दी थी। इस झूठ के गर्भ से पैदा हुई आज 9 साल हो गए हैं, लेकिन जुम्मे की नमाज की सरकारी छुट्टी का गजट नोटिफिकेशन भाजपा अभी तक नहीं दिखा पाई है। 2022 में इन्होंने फिर से सरकार झूठ बोला और ये कहा कि कांग्रेस के नेताओं व हरीश रावत ने वादा किया है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जबकि हमारा संविधान धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार से कोई शिक्षण संस्था और कोई संस्था खड़ा करने की अनुमति नहीं देता है। पूर्व में मुस्लिम यूनिवर्सिटी व बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी है तो वह संविधान के अस्तित्व में आने से पहले बनी हुई है। जब संविधान अनुमति देता ही नहीं है तो इसकी कोई मांग क्यों करेगा? हरीश रावत के मुताबिक मैंने 10 लाख रुपए तक के इनाम की घोषणा पहले कर दी थी कि दिखाओ मेरा वह बयान या हमारे किसी महत्वपूर्ण नेता का वह बयान, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, हम तुम्हें 10 लाख रुपए इनाम देंगे। हरीश रावत ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा, वह अपनी जीवन भर की सारी संपत्ति, अपनी पैतृक संपत्ति भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। उन्होंने कहा हमने आदि कैलाश में आशीर्वाद लेने के बाद भगवान शिव से न्याय की याचना की। हमने इतनी शक्ति दी कि हम भाजपा द्वारा गढ़े गए 2 झूठों का पर्दाफाश कर सके। लाखों करोड़ों देशवासियों का ये परम विश्वास है कि भाजपा की सरकार झूठ, लूट और फूट की सरकार। उत्तराखंड में भी उन्होंने 2 ऐतिहासिक झूठ बोलकर या श्री पुष्कर धामी जी की सरकार, ये दोनों सरकारें झूठ के गर्भ से पैदा हुई। एक पहली सरकार जुम्मे की नमाज की छुट्टी कांग्रेस की सरकार ने कर दी है, इस झूठ के गर्भ से पैदा हुई। आज 9 साल हो गए हैं जुम्मे की नमाज करने की, अर्थात शुक्रवार के दिन की सरकारी छुट्टी का वो गजट नोटिफिकेशन भाजपा अभी तक दिखा नहीं पाई है। कोई स्कूल, कॉलेज और तो छोड़िए, शिशु मंदिर भी ऐसा नहीं बता पाई है जिसमें पिछले 9 सालों में उस तथाकथित नमाज की अदा करने के लिए दी गई शुक्रवार की छुट्टी के दिन वो स्कूल, कॉलेज बंद हुए या वो शिशु मंदिर बंद हुए। और 2022 में इन्होंने सरासर झूठ बोला फिर से। देश से कुछ हो, पर जिस ओर उनकी यात्रा जा रही है
वो उनके जीवन के चौथे चरण को सफल करेगी। चौथे चरण में कैलाश मानसरोवर की तरफ जाना ही चाहिए, भले ही वो राजनीतिक कारणों से कुछ चीजों को जिस पार्टी में रहे हैं वो विरोध करती आई है, लेकिन वो ये कर रहे हैं तो मेरी उनको इसके लिए शुभकामनाएं। आपको बता दें, साल 2016 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग वीडियो सामने आया था, जिसमें वह विधायकों को पार्टी में बने रहने के लिए टॉप अप देने और मंत्री पद पर रहते हुए आंखें बंद करने जैसी बातें कहते हुए नजर आए थे। इसके बाद यह मामला जांच के दायरे में आ गया था। प्रकरण पर सीबीआई को जांच दी गई थी। इसके बाद से ही मामले में चार्जशीट का सिलसिला भी शुरू हुआ था। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार सरकार की नाकामियों को लेकर हर अपनी 2 दिवसीय कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रहे, जहां पर से वो लगातार न्याय यात्रा को लेकर सरकार और भाजपा पर हमला बोलते रहे और भाजपा से 2 झूठ का जवाब मांग रहे हैं। हालांकि रावत को अभी किसी भी झूठ की सत्यता जवाब तो नहीं मिल पाया, लेकिन उनकी मुश्किलें आगे बढ़ती जरूर दिख रही हैं। देखना होगा क्या हरीश रावत को उनके सवालों का जवाब भाजपा से मिलेगा या रावत को ही सभी सवालों के जवाब पहले स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े सीबीआई को ही देने होंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। हम रुक करेंगे अगली अहम खबर का। राजधानी देहरादून में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मानसून से पहले आपदा प्रबंधन को लेकर सभी तैयारियों को परखने के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और अधिकारियों को उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। कार्यशाला में प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन, केंद्र सरकार के कई अधिकारी, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मानसून को देखते हुए आयोजित की जा रही कार्यशाला में आपदा से बचाव के साथ ही मानसून 2025 की तैयारियों पर भी विस्तार से मंथन किया गया। प्रधानमंत्री आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से करने और आपदा जैसी स्थितियों को रोकने को लेकर इस राज्य स्तरीय कार्यशाला में चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर अमल किया जाएगा। मैडम, बताना चाहता हूं कि अभी तक हमने करीब 150 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया है। करीब 150 करोड़ रुपया स्वीकृत करने की हमारी अभी फाइलें हमारी गतिमान है, वो हम अगले 5 से 7 दिन में कर लेंगे। और जो राहत बचाव की बात कर रही हैं उसके लिए निर्देश चले गए हैं जनपदों को कि हर एक जनपद में हर तहसील के लिए पृथक टीम बनेगी। जब भी आपदा आएगी वो टीम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। उस टीम में इंजीनियरिंग विभाग के लोग, लेखा के लोग, जिला प्रशासन के लोग, विकासखंड के लोग, ग्राम विकास के लोग, पीडब्ल्यूडी के, बिजली के, पानी के सब लोग रहेंगे। जहां भी आपदा आएगी टीम अपने आप जाके वहां पे सर्वे करेगी, क्या नुकसान हुआ देखेगी, जो आवश्यक सुविधाएं हैं उसको बहाल करेगी। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। कोटद्वार बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं। इस बार कोटद्वार बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर नागेंद्र जोशी, उपाध्यक्ष पद पर राजीव पटवाल, जबकि सचिव पद पर रणजीत कौर विजय हुए हैं। जीते हुए प्रत्याशियों ने कोटद्वार तहसील में जमकर गुलाल उड़ाते हुए ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न भी मनाया। इस दौरान बार एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने कहा कि बार से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उन्हें वह दूर करने का प्रयास करेंगे और वादकारियों को सुलभ न्याय दिलाने का काम करेंगे। बार की समस्त अधिवक्ताओं का पूरा समर्थन मिला है, जिसके लिए मैं समस्त अधिवक्ता के कई कार्य यहाँ पे होने हैं जो विगत कई टाइम से लंबित पड़े हुए हैं और कई चीजें हैं जो भविष्य में यहाँ पे धरातल पे उतरेंगी। अगर प्रमुखता की बात की जाए तो क्या कुछ प्रमुख रहेगा? कुछ एक आध मुद्दे, कई मुद्दे हैं, सारे ही मुद्दे प्रमुख हैं जो अधिवक्ता हितों से जुड़े हैं, उन पे ध्यान दिया जाएगा और जो अन्य मुद्दे हैं उनको भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में महिलाओं की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक और अहम पहल करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा सखी योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने आपदा विभाग की एक कार्यशाला के दौरान की है। मुख्यमंत्री
ने बताया कि राज्य में पहले से आपदा मित्र योजना के तहत लोग आपातकालीन स्थितियों में काम कर रहे हैं। अब आपदा सखी योजना के माध्यम से महिलाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वह आपदा की स्थिति में प्रभावी भूमिका निभा सके। ये योजना महिला सशक्तिकरण के साथ साथ समाज में जागरूकता फैलाने का भी कार्य करेगी। देखिए, आपदा मित्र हमारे पहले से काम करते रहे हैं। हमारी महिलाओं का योगदान होगा, उनकी भी सहभागिता होगी, तो हमारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में और समाज को जागरूक करने की दिशा में भी एक कदम होगा, क्योंकि महिलाएं हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में आज बहुत शानदार काम कर रही हैं। चाहे इसके लिए जिनके निमित्त हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को यहाँ पर शुरू किया है, उसमें भी हमारी महिला समूह की महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है और पूरे राज्य के अंदर महिलाएं अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, अनेक प्रकार के उपक्रम करती हैं, अनेक लोगों को रोजगार और स्वरोजगार दोनों ही देने का काम कर रही हैं। तो आपदा सखी के माध्यम से भी महिलाएं इस क्षेत्र में भी अपना योगदान देंगी। खबर टिहरी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। इसी क्रम में सेक्टर कैंपटी फॉल में 5 अनाधिकृत निर्माणों को चिन्हित कर सील करने के आदेश दिए। संयुक्त सचिव के आदेशानुसार राजस्व विभाग, प्राधिकरण टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में अर्जुन पवार, युद्धवीर सिंह, अरविंद सिंह, रजत सिंह, स्वराज सिंह एवं भरत सिंह के निर्माणाधीन अवैध भवनों को सील कर दिया गया। निर्माण तीसरे तल से 5वें तल तक के हैं, जिनमें से कुछ भवनों के भूतल और प्रथम तल पर परिवार या किराएदार निवासरत हैं। ये कार्रवाई सरकारी भूमि संरक्षण और अतिक्रमण रोकने के लिए सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। राजस्व विभाग के द्वारा और प्राधिकरण के माध्यम से भी, और इसमें कुछ निकल के आए थे कि कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो अवैध रूप से बनाई गई हैं, या उनके नक्शे पास नहीं थे, या फिर उनको जो भूमि है वो स्पष्ट नहीं थी। कुछ जगह सरकारी भूमि पर भी निर्माण किया गया था, जिसके क्रम में राजस्व विभाग द्वारा चालानी कार्रवाई की गई है। और अभी जो एसडीएम कोर्ट है वहाँ पर ये मैटर अभी कंसिडरेशन में है। इस बीच ऐसी सूचना भी प्राप्त हुई कि उसके अंतर्गत लोगों ने फिर छुपकर कई जगह निर्माण शुरू किया, तो उन सभी बिल्डिंग्स को हमने अभी तक 5 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको सील किया गया है। और लगातार कल हमने रिव्यू बैठक भी रखी थी। जो मुख्यमंत्री सर है, कल उन्होंने अपने आवास पर बुलाया था, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जो एक्चुअली एक प्लेयर के सम्मान की बात होती है, जो उन्होंने इतना सम्मान दिया था हर प्लेयर के लिए, तो जो स्टेडियम का नाम है वो वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम ही रहेगा। और जो बोर्ड लगे हुए हैं स्टेडियम के अंदर वो नहीं होंगे, सब सेम ही रहेगा। उन्होंने वो सब कुछ कंफ्यूजन को दूर किया, जो कंफ्यूजन हो रही थी। पर पहले हमने इंदौर में इसकी शुरुआत की थी, उसके बाद फिर बाबूलाल जी गौर साहब ने मुख्यमंत्री बने तो भोपाल इसको शुरुआत की। अभी हम प्रदेश के अन्य शहरों के लिए भी फिजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। हल्द्वानी में आगामी 7 जून को एमबी इंटर कॉलेज मैदान में श्री श्याम दरबार भक्ति के रंग बिखरने वाला है। विख्यात कीर्तन गायक कन्हैया मित्तल अपनी मनमोहक भक्ति प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत श्री श्याम युवा मंडल द्वारा आयोजित निशान यात्रा से होगी। इसके बाद संकीर्तन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर भजन जगत के प्रसिद्ध कलाकार परविंदर पलक और विवेक शर्मा भी अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति देंगे और श्रद्धालुओं का मन मोहेंगे। आयोजन से संपूर्ण क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा। इसमें विशेष कन्हैया मित्तल जी आ रहे हैं, और इसके साथ साथ कन्हैया मित्तल के साथ साथ एक और विशेष बात इसमें ये है इस कार्यक्रम में कि जो अपना खाटू श्याम जी का जो मंदिर है राजस्थान में, उसके मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं महेंद्र चौहान जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, और परविंदर पलक जी आएंगी, विवेक शर्मा जी हल्द्वानी से रहेंगे। पहली बार कन्हैया मित्तल जी आएंगे, तो ये जो आयोजन हो रहा है बहुत ही भव्य रूप लेने वाला है आने वाले समय में। जोर शोर से की तैयारी की जा रही है। 350 वॉलंटियर्स हमने अपनी तरफ से तैयार किए, और साथ ही साथ प्रशासन का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। तो और सुबह निशान यात्रा से इस आयोजन की शुरुआत की जाएगी, और निशान यात्रा लुटेरिया बाबा मंदिर से
सितारगंज से जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा भारतीय सैनिकों के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा कृषि अनाज मंडी से शुरू होकर तिरंगा चौक निकाली गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशाद मीर दिल्ली पहुंचे, जिनका स्थानीय पसमानदा समाज ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के तहत पहले सभा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए शमशाद मीर और अन्य नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भारत की सैन्य शक्ति और संप्रभुता की विजय बताया। तिरंगा यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। एक ऐतिहासिक कदम है। आज़ादी के बाद जितने अटैक हुए हैं भारत के अंदर, जो वो 26/11 का हमला हो, अनगिनत भारत देश के अंदर हमले हुए हैं, मगर अन्य पार्टियों ने कभी भी आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की, सरकारों के द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं की। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया गया है। पहलगांव की जो घटना हुई वो बहुत ही दरिंदगी की तरह एक घटना की गई। कुछ लोग आए, उन्होंने हमारे भाइयों को धर्म के नाम पर निशानी पूछकर, कलमा पढ़वाकर जो मारा गया, वो हमारे देश की एकता, अखंडता, भाईचारों को तोड़ने का काम किया है। हिंदुस्तान का पसमानदा मुसलमान व हिंदुस्तान का मुसलमान भारत देश के साथ है, साथ था, साथ है। हिंदुस्तान का मुसलमान वफादार था, वफादार है, वफादार रहेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान आतंकवादियों से नफरत करता था, नफरत करता है, नफरत करता रहेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान न गद्दार था, न गद्दार है और न गद्दार रहेगा। रुक करेंगे अगली खबर का। सरोवर नगरी नैनीताल में आज सिखों के पंचम गुरु श्री गुरु अर्जुन देव गुरु जी महाराज का शहीदी दिवस धूमधाम से और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर मल्लीताल स्थित गुरुद्वारे से मॉल रोड होते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में अमृतसर, बाजपुर, रुद्रपुर और हल्द्वानी से आई झांकियों ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित किया। झांकियों में कलाकारों ने सुंदर कलाओं और कर्तव्यों का प्रदर्शन किया। वहीं सैकड़ों की संख्या में सिख समुदाय के बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों ने पैदल भजन गाकर गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। पर्यटकों ने भी इस शोभा यात्रा में सहभागिता कर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया। का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु महाराज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे शहीदी गुरपुरब संगतां बड़े घूम के मना रही ने, बड़े जोश उत्साह नाल मना रही हैं। जिहड़ा उन्हां दा वचन है, तेरा किया मीठा लागे, उन्हां समर्पित असीं जिहड़े शहीदी दिहाड़े ने सारी संगतां नाल मिल के बड़े जोर शोर ते उत्साह नाल मना रहे हैं। नैनीताल विखे इहदे कीर्तन मनाए जा रहे हैं। बाजपुर की संगतां, रुद्रपुर संगतां और बहुत दूर दूर संगतां इत्थे आईयां ने। शहर भावें छोटा जा है पर जज्बा बहुत बड़ा है। चाहता हूँ कि सारी बातें समझ से शुरू होती हैं। अगर हमें ये समझ आ जाए कि क्या सही है और क्या गलत, तो वैसे ही भाव उत्पन्न होंगे, और जैसे भाव उत्पन्न होंगे वैसे ही विचार होंगे, और जैसे विचार होंगे वैसे ही कर्म होंगे। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। श्री जी 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पर्व जो नैनीताल की संगत बड़ी श्रद्धा और सत्कार के साथ मनाती है, इसी उपलक्ष्य में एक विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जो हर साल ही की तरह नैनीताल में इस साल भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें बाहर से आई संगत, आस पड़ोस की इलाका संगत सब शिरकत करती है, अखाड़े लगते हैं और एक आपसी भाईचारे का मैसेज भी दिया जाता है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर विकासनगर से, जहां वीरांगना और कुशल शासिका अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर विकासनगर में एक भव्य रैली और जनसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन गणरिया पाल समाज द्वारा किया गया, जिसमें समाज के बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि में उपस्थित रहे। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर के जीवन और उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि वे समाज सेवा, धर्म और सुशासन के प्रतीक थे। उन्होंने शासन में महिलाओं को नई दिशा दी और समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। जनसभा में समाज के प्रतिनिधियों ने एकजुटता, अधिकारों और समाज की समस्याओं पर विचार साझा किए। पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर
देवी अहिल्याबाई होलकर का 300वां जन्मदिन मना रहा है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस समय वहां से देश को संबोधित कर रहे हैं। ये देवी अहिल्याबाई होलकर का भारत के इतिहास पर 300 साल आप कम नहीं होते हैं, कई पीढ़ियां निकल जाती हैं। रामनगर के सल्ट ब्लॉक स्थित रसिया महादेव बिरुखाल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां एक बोलेरो अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 12 वर्षीय अभी गोसाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार अन्य 7 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बोलेरो दिल्ली से रसिया महादेव जा रहा था और सभी सवार एक ही परिवार के सदस्य थे, जो एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हादसे का कारण चालक को नींद की झपकी आना बताया गया, जिससे वाहन गहरी खाई में गिर गया। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी को रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया, जहां सीएमएस डॉक्टर विनोद कुमार टमटा ने बताया कि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है और अन्य का डॉक्टरों द्वारा इलाज जारी है। अन्य डॉक्टरों को भी बुलाया गया ताकि इलाज में कोई कमी न रहे। इस हादसे में पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोगों ने सरकार से पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की और यह हादसा एक बार फिर पर्वतीय सड़कों की कठिनाइयों और सावधानीपूर्वक ड्राइविंग की ज़रूरत को उजागर करता है। जो है कि बाजार में आते ही मतलब ये लगाओ कि रोड से बाहर हो गई गाड़ी बाजार से पहले बैंड पे, और उसमें जो थे कि 4 बच्चे थे और 3 लेडी थी, एक ड्राइवर साहब चला। एक्सीडेंटल जो गोली खाल में एक्सीडेंट हुआ बता रहे हैं, इसमें डस्टर कार थी, कार में 8 लोग सवार थे। 8 से एक की तो मौके पर ही डेथ हो गई है। 7 लोग यहाँ आए हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, 3 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। और इसमें से एक की तो एब्डोमिनल इंजरी लग रही है, चेस्ट इंजरी भी है, एक की स्पाइनल इंजरी है और एक एंकल इंजरी फ्रैक्चर लग रहा है और 2 की माइनर इंजरीज है, उनका ट्रीटमेंट कर दिया गया, उपचार चल रहा है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।